अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफ रहमान हाज़िर खिदमत। बेशुमार मौज़ूआत हैं, लेकिन उसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग करके हम आपको बताते हैं, एक तो ये मौजू है जो सारी दुनिया का टॉपिक बना हुआ है कि इमरान खान का अदालत से, कानून से फरार जो है, जिसपे बड़ी बड़ी कहानियाँ, अफसाने भी शाया हो रहे हैं। यूट्यूबर्स भी अपने अपने तज्जिए पेश कर रहे हैं। कोई कह रहा है जी वो गुसल खाने में छुप गए, और SP कहता है जी मैंने गुसल खाने को तोड़ने की कोशिश नहीं की कि इसका और ड्रामा ना बन जाए। हालांकि मेरे पास इख्तियार था, अंदर जाके सर्च वारंट था, सब कुछ था। बहरहाल जितनी भी बातें हैं उतने वो फिर हम डिस्कस करते रहेंगे। IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा तय पाने को है, और उसमें भी हम बात करेंगे कि अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है और बहुत सी आगे भी कुछ खेपें आने की तवक्को है। और IMF एक एक्सेस बना हुआ है, वर्ल्ड फाइनेंशियल एक्सेस, जिसकी बुनियाद पर हमें अपने दोस्त ममालिक से भी फंड मिलेंगे। लेकिन इसमें चीन ने बहुत पहल की, कोई रोल ओवर की सूरत में पैसा आ गया, कुछ $700 मिलियन वहां से पहले आ गए। और अगले ही रोज चीन के कौंसल जनरल से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स जिनमें पाकिस्तान मालियाती क्राइसिस से दो चार था, CPEC के जो प्रोजेक्ट्स थे, उसमें हमने पाकिस्तान की इमदाद जारी रखी हुई है, बावजूद इसके कि कुछ अदायगियाँ जो थी उसमें डिफ़ॉल्ट हो रहा था। तो ये भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर, जो नीम तरक्की याफ्ता ममालिक पर एक वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी बात की है कि $100 बिलियन की एक कमिटमेंट थी जो अमीर ममालिक है उनकी तरफ से, कि जो कम तरक्की याफ्ता या नीम तरक्की याफ्ता या बहुत निचली की सतह के ममालिक हैं जो महरूमियाँ फेस कर रहे हैं, उनको $100 बिलियन का फंड जो है फराहम किया जाएगा, उनको सपोर्ट फंड के तौर पे। और इस तरह की मजीद बातें होंगी। जी पाशा साहब, ये अदालत से फरार बहाना टांग का है, लेकिन मेरा ख्याल है पाशा साहब आप भी माशाल्लाह इस मुआशरे को, कानून के सिस्टम को भी स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनसे भी ज्यादा संगीन हालत में लोग अदालतों में आते हैं। और फिर यह है कि लीडर का तो एक थोड़ा सा मेरा ख्याल है हमारे मुआशरे में कि उसको तमगा लग जाता है अगर वो अदालत में आगे बढ़ के पेश हो जाए। उसमें देखें नवाज शरीफ वगैरह, वो भी जेल का स्टाफ नहीं है, वो भी अरिस्टोक्रेट लोग हैं। हाँ ठीक है। और जिंदगी उन्होंने बड़ी याशी से गुजारी और बड़ी मजे से, लेकिन अदालतों को फेस किया। शहबाज शरीफ ने किया, फेस किया, जरदारी ने किया, और भी बहुत, यूसुफ रजा गिलानी ने किया। तो मेरा ख्याल अब्बासी ने किया, जी शायद खान अब्बासी ने, बिल्कुल, ख्वाजा बरादरान ने। तो कहने का मकसद है कि राना सनाउल्लाह ने, और फिर सुना कि बड़ी सौतें भी बर्दाश्त कैद तन्हाई भी। और ये तो मेरा कैद से इस तरह भाग रहे हैं कि जिस तरह कोई पता नहीं कोई, ये तो फिर इनका ठीक है, वो बड़े खुशकिस्मत हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कि लोग उनकी तमाम बुजदलियों को भी चूम चूम के पूज रहे हैं। और ये हो क्या रहा है, ये वारंट लेके आए हैं एक वहां से, और अदालत का वारंट है। अच्छा, बात ये राना सनाउल्लाह ने तो नहीं जारी किया वारंट। ये बात है मियां साहब, पहली बात तो ये है कि मैं कल इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है। जी, जरदारी साहब वैसे खूबसूरत बातें करने में एक महारत रखते हैं। और उन्होंने दो बातें की हैं जिनको मैं यहाँ पर चाहूंगा कि डिस्कस किया जाए। एक तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब सियासतदान नहीं। हाँ, ये बड़ी बात कर गए वो। ठीक है, तो जितनी आपने गिरफ्तारी से बचने की उनकी हरकतों सकनात का जिक्र किया है, तो वो बुनियादी वजह ये है कि वो सियासतदान है ही नहीं। वो बेसिकली एक शो बॉय, एक सेलिब्रिटी, एक क्रिकेट आइकॉन के तौर पे अपने आप को अभी तक उन्होंने ग्लैमर बॉय या जो भी, उससे अपने आप को उन्होंने अभी तक उससे जुदा नहीं किया या उसे ऊपर नहीं गए, ये कहना चाह रहे हैं। तो सियासतदान तो वो है ही नहीं, क्योंकि उनका बिहेवियर जब वो अभी इक़्तिदार में नहीं आए थे ओए तोए वो वैसे ही था। फिर जब वो हुकूमत में आए तो उनका 44 माह के दौरान जो रवैया रहा है वो भी सियासतदान का नहीं है। और फिर 10 अप्रैल के बाद जब वो हुकूमत से फारग हो गए एक तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के नतीजे में, तो उनका रवैया सियासतदान वाला नहीं है। तो ये बात उनकी
मुसलमान हकीकत है हकीकत उनकी है। शख्सियत के बारे में। इसलिए उनके जो मानने वाले हैं वो भी सियासी स्टफ नहीं है, अच्छा, वो भी फैन क्लब है। वो भी ऐसे जैसे किसी मसलक के मानने वाले नहीं होते, कुछ इस फैन हद क्लब तक, इस हद कि तक वो एक बुलंद मकाम पे उन्होंने उनको बिठाया हुआ है। और जैसे को बड़ी बरगजीदा नौजुबिल्ला को हस्ती होती है फैन जैसे। क्लब, वही जी, यानी जी। ठीक है। तो उनका रवैया भी इसीलिए वो उनकी यानी जितनी भी हरकतें हैं गिरी हुई भी किसी प्यार से भी उनको भी वो पसंद करते हैं। उनको भी वो पसंद करते हैं। तो इसलिए कल जो उन्होंने रवैया इख्तियार किया छुपने का, और फिर उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने झूठ बोलने का, शिबली फराज साहब ने गिट्टे जोड़ के, और इधर नॉट अवेलेबल और उधर चैनल दिखा रहे थे कि वो खिताब कर रहे हैं तो अजमान पार्क में। तो इसलिए ये आसिफ अली जरदारी साहब की ये बात जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वो सियासतदान नहीं है। दूसरी बात उन्होंने जो कही अपने इंटरव्यू में, मुझे वो बहुत भली मालूम होती है कि ये अगर इलेक्शन हुए तो वो इलेक्शन लड़ेंगे। यानी इसका ये बहुत बड़ी उन्होंने बात कही है कि इलेक्शन हुए तो हम लड़ेंगे, लेकिन ये भी है कि हुए तो, ये बहुत बड़ी उन्होंने गहरी बात कही है। इसका मतलब ये है कि उन्हें यकीन है इस बात का कि इलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है, ये बहुत दो बातें उनकी कल के इंटरव्यू की बड़ी, नसीम जोहरा को वो इंटरव्यू दे रहे थे। तो ये दो बातें मुझे लगा है कि ये बड़ी अहम थी जो हमें अपने जो नाजरीन उनको बतानी चाहिए इलेक्शन। और फिर जो इस बात की तायीद मौलाना फजलुर रहमान ने जो एक धमाका खेज कल इंटरव्यू दिया है, बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये नहीं होने चाहिए इलेक्शन। और उन्होंने तो एक बड़ी रकम की जिक्र किया ना जी, 80 अरब रुपया मांगा जा रहा है जी, यानी सारे इंतजाम के लिए जरूरत है जी। तो 80 अरब यकीनन मेरा ख्याल इस वक्त अरेंज करना और सिक्योरिटी फराहम करना, 80 लाख भी इस वक्त अरेंज करना, मेरा ख्याल है कि ये खजाना खाली है, ये सिर्फ एक शौक पूरा करने के लिए किसी एक बंदे का, ये तो वही बात हुई। और फिर उन्होंने बड़ी जो खूबसूरत बात कही है कि क्या ये असेंबलियां वाकई चीफ मिनिस्टर ने तोड़ी हैं या एक बंदे की ख्वाहिश पर ये तोड़ी गई हैं। तो पंजाब की हद तक तो ये सबको पता है कि किसकी ख्वाहिश पे टूटी हैं। नहीं तो केबीके में क्या हुआ? केबीके में तो खैर वहां पर वो तो बंदे ही उनके बैठे हुए थे, इसलिए वहां पर तो ये दूजेपन का कोई इसमें मुगालता वाली अबहाम की तो बात ही नहीं है सिरे से। इस वाले से कि असेंबलियों को अवाम ने जो मैंडेट देकर भेजा है वो 5 साल के लिए है, तो क्या किसी एक बंदे की ख्वाहिश पर करोड़ों अवाम का जो मैंडेट है उसको रौंदा जा सकता है? असेंबलियां तोड़ना उस मैंडेट को रौंदने के बराबर ही है। आम रीजन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, या मंतक कह लें, मंतक या दलील की बुनियाद पर तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मेरा कानून के बारे में भी आशिफ साहब कहते हैं कि कानून भी मंतक पर ही मबनी होता है, लॉजिक पर मबनी होता है। लेकिन जो तो यहाँ पर लग रहा है कानून की तशरीहात जो हैं वो को मंतक से हट गए। जो सो मोटो लिया गया है वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, यानी कोई थोड़ा सा गैर मंतकी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नहीं, मुकम्मल तौर पे हालात से बिल्कुल मुवाफकत रखता ही नहीं है। हाँ, ये वैसे क्यों अदालतें नहीं देख रही कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है? यानी ये जिस अंदाज में ये आयन की जरूरत का मंत्रा पड़ा गया है कि आयनी जरूरत है कि 90 दिन में होना चाहिए, ये दुरुस्त है, लेकिन क्या आयन ये नहीं बताता कि आप 5 साल के लिए असेंबलियां मुंतखब होंगी? क्या आयन ये नहीं बताता कि उनको तोड़ने के लिए सॉलिड रीजंस होनी चाहिए? तो क्या जब ये असेंबलियां दोनों तोड़ी गई हैं तो क्या वो सॉलिड रीजंस मौजूद थी? उस पर तो सोए मोटो नहीं। ये बात वैसे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कही थी कि जी ये भी तो देखा जाए, अफरीदी ने भी, हाँ दूसरे अफरीदी साहब ने भी कही थी कि ये भी तो देखा जाना चाहिए कि असेंबलियां टूटी किस बिना पे थी। जो रीजंस आयन में बयान की गई हैं क्या वो रीजंस मौजूद थी? उस पर तो गौर नहीं किया। अगर उस पर गौर किया जाता तो गालिबन ये फैसला ना आता। तो इस हवाले से सोए मोटो और हमारे अदलिया का नहीं बल्कि कुछ जजेस का जो रवैया है वो बिग क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा पाशा साहब, ये इसके साथ साथ चूंकि अदलिया की बात हुई तो आज एक बड़ा धांसू किस्म का इंटरव्यू टीवी
चैनल्स पे चल रहा है, किसी एक चैनल को बाबा रहमते ने, जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा एब्सोल्युटली जी, और उन्होंने कहा है जी कि मैंने 3 नकात पे इमरान खान को सादिक अमीन कहा, 5 नकात पे नहीं कहा। तो बात यह है कि कभी कभी आप माशाल्लाह इतने जीरक हैं, इतने ज़हीन हैं, नॉलेजेबल हैं, ये सादिक अमीन का लफ्ज कुछ काफी भारी भरकम नहीं इमरान की पर्सनैलिटी या दीगर पर्सनैलिटी के मुकाबले में, ये बहुत बड़ा लफ्ज है। असल में देखें इस्तेलाह बहुत बड़ी है। ये सादिक और अमीन की जो इस्तेलाह हमारे पास आई है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आई है। उनके तो हमारी जान कुर्बान है। बिल्कुल कि उन्होंने जब अपनी नबूवत का ऐलान किया तो उससे पहले वो उन्होंने पूछा कि मैं अगर जी सादिक और अमीन उनको मुआशरे में माना जाता था। वो तो मेरा पूरी दुनिया मानती है आज तक, ठीक है, उसमें सिर्फ मुस्लिम दुनिया नहीं, लेकिन माइकल हार्ट ने जो उन्होंने लिखा है द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये 62 की जो क्लॉज रखी गई थी उसका पर्पस ये था कि अमूमी शोहरत, हाँ, अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए। ये 62 या 63 63 सॉरी 62 पे मैं भी कंफ्यूज हो गया। 63 आप वही कहना चाह रहे हैं, 63। तो वो ये था कि जो जनरल परसेप्शन है वो कैंडिडेट का हाँ पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छी शोहरत होनी चाहिए, और उसमें कुरेद शामिल नहीं है, कुरेदना शामिल नहीं है। अच्छा, वो नहीं है, ठीक है। जो जाहिर एक बंदे का एक इमेज है वो जिस तरह जमात इस्लामी के हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो खैर किरदार ही वो तो इसमें हम, लेकिन जब हम सादिक और अमीन की बात करते हैं तो हमारा फौरन जो जाता है सोच वो उस तरफ जाती है, तो उस मेयार पे तो कोई पूरा उतर ही नहीं सकता। मैं तो इस वाले ही ना करें, मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता, इस वाले से तसव्वुर की गुस्ताखी नहीं कर सकता मैं, इसलिए आपका ये कहना जो है मैं इसलिए थोड़ा घबरा जाता हूँ, ठीक है, ये लफ्ज कहते हो। अमूमी जिस तरह जमात इस्लामी के बारे में एक तासुर ये पाया जाता है कि इनके जो कैंडिडेट हैं, इनके जो ओहदेदार हैं वो बड़े साफ सुथरे हैं। ये मेरा ख्याल है अक्रॉस दी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के जनरल परसेप्शन जो है, जी बिल्कुल, जमात के, इसमें आप पीपल्स पार्टी के लोग देख लें, इसमें आप कोई भी वो उनके बारे में यही तासुर रखते हैं कि यार वो मिले ना मिले वो गलत इशू है, सही बात, लेकिन उनके बारे में ये बात तो मैं 100% सही है आप, ठीक है। तो इस वाले से जनरल परसेप्शन जो है 63A का जो इतलाक यानी उसका जो किया गया वो यही है कि अमूमी जो शोहरत है, बंदा सच्चा हो, दयानतदार, साफ सुथरा हो। तो लेकिन उसमें देखे ना, अदालतों ने स्टोरियां चला दी, नवाज शरीफ को निकालना था किसी के कहने पे वहां पे, तो उसको वो माफिया गॉडफादर बना दिया, नावल लिख दिया, नावल के जो, और उन्होंने देखे उस पे लगाया क्या नवाज शरीफ पे कि आपने बेटे से वो नहीं ली, तनख्वाह जो लेनी थी वो आपने डिक्लेयर नहीं की। अच्छा, ये बताएं कि अदालतों के पास ये इख्तियार है कि इस हद तक तजावुज कर लें कि स्टोरियां अफसाने लिखनी शुरू कर दें? उसमें तो बात ये अदालत तो करती है रीराइटिंग, हाँ, इसको कहा जाता है रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आप अफसाना तो नहीं लिख सकते, देखें आप नावल नहीं लिख रहे, आप हुक्म लिख रहे हैं। अब अदलिया ने जो अपना रवैया इस दौरान इख्तियार किया, जी बाबे रहमते ने और दीगर सारे आसिफ सईद खोसा एंड दीगर उन्होंने भी, जी उसका नतीजा ये है कि आज अदलिया का जो तशख्खुस है मजरू दागदार है, मजरू नहीं है, मजरू तो थोड़ा सा नरम लफ्ज है, दागदार है। और उस दागदारी को अदलिया के जज भी डिफेंड नहीं कर पा रहे, जैसे आज उन्होंने कोशिश की है बाबा रहमते ने, लेकिन लोग नहीं मेहमान, जो बाबा रहमते ने जो किरदार अदा किया उसके नतीजे में अदलिया जितनी दागदार हुई है। और आप वो कह रहे हैं मेरी व्हाट्सएप हैक हो गई है, तो उसका कोई गलत कोई लेगा, कोई ना कोई रिकॉर्डिंग करके मेरे से मंसूब करेगा, गालिबन वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बात ये है कि अदलिया ने, वैसे तो ये है कि अदलिया का जो दागदार किरदार है वो तो जस्टिस मुनीर से शुरू हो गया था। मौलवी तमीजुद्दीन केस, बदनामे ज़माना केस, ठीक है, बिल्कुल सही, नजरिया जरूरत, ठीक है। लेकिन अब वो करते करते हमारे बहुत सारे
अदलिया के लोगों ने, ये हम बात कर रहे हैं आलिया अदलिया की, जी जी जी, हायर कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट्स की और हायर कोर्ट्स की, छोटी कोर्ट्स में तो ऐसा है ही। जी जी जी, तो मेरा ख्याल है यहां से हम बात शुरू करेंगे मियां साहब। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान की आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। Assalamu alaikum viewers, my name is Kamran and I'm extremely happy to be at this platform of Special TV। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सुन के कि स्पेशल टीवी जो है वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए लेके आ रहा है, कि जिसमें अब तक मैंने देखा कि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे टीवीज़ हैं, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कवर कर रहे होते हैं, मगर इनकी जो ख़ास बात है वो ये है कि वो इंटरटेनमेंट के साथ साथ जो है वो एजुकेशन को भी कवर कर रहे हैं। तो जो हमारी यूथ है जो पढ़ रही है और जिनको आला तालीम के लिए और जिनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है उनके लिए बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स और बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन ये लेके आ रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन वॉर है कि जिसमें शायद हमें बहुत मुश्किल होता है कि हम समझ नहीं आता हमें कि हम जो है किस इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा बिलीव करें। मगर स्पेशल टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये लोग जो है एक बहुत ही बिल्कुल अनबाइस्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास लेके आ रहे हैं, जो आपकी यूज़फुल बहुत ज़्यादा होगी और आपके डे टू डे मैटर्स में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। सो आई विश स्पेशल टीवी ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह इस नेटवर्क के थ्रू आपसे फर्दर इंगेजमेंट रहेगा। ऑल द बेस्ट। मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए दोबारा हाजिर हैं। अच्छा पाशा साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि बाबर रहमत जो हैं और भी बहुत से ऐसे कुछ जजेस, बहुत से नहीं आप कह रहे, आप भी कह रहे हैं कि पूरी अदलिया नहीं, लेकिन चंद लोग, और वो भी जो थोड़े ज्यादा हायर पेडिस्टल पे, देखें आप, जिनके हाथ बस में बहुत कुछ था। आप देखिए जिस वक्त तहरीक अदलिया की बहाली की, जस्टिस चौधरी इफ्तिखार दौर की थी, तो उसके बाद बहाली के बाद जिस तरह का रवैया जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने इख्तियार किया, वो बड़ी रौनक थी। कहना तो नहीं किसी को चाहिए, लेकिन उनको इख्तियार करवाया गया। यानी हमें ये मानना पड़ेगा, जिस तरह बाबे रहमते ने खुद नहीं ये रवैया इख्तियार किया, उनको इख्तियार करने पर किसी ने उकसाया। जैसे अब यानी कि आप कहते हैं कि इनको टास्क दिया गया था। अच्छा, ये आपने लफ्ज थोड़ा सही बोल दिया। टास्क के तहत टास्क के तहत इन्होंने ये रवैया इख्तियार किया और इन्होंने एक एजेंट के तौर पे, लेकिन खुद भी कुछ तजावज करते बात यह है कि जिस किसी के कहने पर भी किया, जिसके भी अजाइम को, यानी नवाज शरीफ को हटाने का और इमरान खान साहब को लाने का जो प्रोजेक्ट है, वो अदलिया का तो नहीं था। नहीं, वो इनका तो था ही नहीं, लेकिन इन्होंने किरदार बड़ा अच्छा, एक वफादार सिपाही का किरदार अदा किया। इनको मजबूर किया गया ये किरदार अदा करने के लिए, और इस किरदार के हवाले से जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने क्या खुल खुला के बात की, कमाल है। देखें, और अब दुनिया में ऐसे लोग भी तो है ना, और अब इमरान खान साहब खुद उस किरदार को नुमाया कर रहे हैं और उसको अपनी तरफ से वो एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो खुद भी शायद हैंड इन ग्लव थे इस सारे मामले में। आप देखें, इमरान खान साहब बड़ी वजाहत के साथ और बड़ी सच्चाई के साथ शायद ये कहते हैं कि उनको निकाला कैसे गया, लेकिन इतनी सच्चाई उस चीज में मौजूद है कि इनको लाया कैसे गया। जिस सच्चाई के अब ये कानून से भाग क्यों रहे हैं? क्या अदालतों में नहीं? इनको मुझे पहले तो ये बताएं, ये कत्ल इनको करके किसी को फायदा क्या है? पहले तो ये बता दें। मुझे तो नहीं लगता ये कत्ल वाली बात कोई खामखान। पाशा साहब मेरी बात सुने, एक असी देसी जे बंदे हैं, किसी ने किसी को मारना हो, बेनजीर को भी मारा गया, मारना जब मारना मकसूद हो ना, तो अल्लाह के हाथ में है जिंदगी मौत, इसमें तो हमारा ईमान कामिल है। लेकिन मारने वाला फिर एंगल आयरन पे नहीं मारता, वो फिर पुड़पुड़ी पे मारता है। देखें, कोशिश तो कम से कम मार। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपको राना सनाउल्लाह की एक बयान, अच्छा, उन्होंने इस पे मैं बताना चाह रहा हूँ, पेश किया हुआ है उन्होंने। कल जो वाकया हुआ, जब वो इस्लामाबाद से
कोर्ट के आर्डर करवाने के लिए लाए गए, तो इमरान खान साहब ने जिस तरह अदालत से भागने का ड्रामा रचाया, उसमें जो रियासत की जिस तरह रिट की मिट्टी पलीद हुई, हाँ ये तो हुई है, ठीक है, सही बात। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात राना सनाउल्लाह ने कही है कि जिस वक्त गिरफ्तार करना होगा तो कर लेंगे और ये बर्गर बच्चे बच्चियां खवातीन हज़रात नहीं रोक सकेंगे। ये उन्होंने बड़ी सच्ची बात कही, ये बात सही है। और इसी तरह इसका जवाब ये है कि जब कत्ल करने की बारी आएगी, हाँ उन्हें तो वो फिर एंगल आयरन पे गोली नहीं चलेगी, नहीं वो कंटेनर पे नहीं मारेगा, वो पुटपुटी का सीधा। और हमारे मारने वालों की ये जो तारीख है, ये लियाकत अली खान से शुरू होती है, जी जी बिल्कुल, और बेनज़ीर भुट्टो तक आती है और इसमें कभी निशाना खता चूका ही नहीं। अगर आप इसको बड़े कैनवस पे ले जाएं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, जॉन एफ कैनेडी का निशाना चूका नहीं चूका, जब उन्होंने तय किया था तो पुटपुटी पे। तो मेरा जाती ख्याल है कि इन्होंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं कि उनको अमेरिका मरवाना चाहेगा या कोई और। वो तो ये है, चलो इन्होंने तो अभी सिर्फ HBO को इंटरव्यू दिया था उन अड्डों के बारे में जो कभी उन्होंने मांगे नहीं थे, बकौल मोहित यूसुफ के, जो मुझे खुद 4-5 दफा डायरेक्ट मिले बिल मुशाफा, और उनके बकौल के कभी अड्डे मांगे नहीं गए। अच्छा, अपने इमरान खान साहब की जो पॉलिसी रही है बयानियों के बारे में, वो गिटे जोड़ के झूठ बोलते रहे हैं। अब आप देखें, जैसे वो कह रहे हैं कि मैं वजीर आजम था। अच्छा, ये बयानिया कोई बयाने से तो नहीं तलब, कहीं से बयाना पकड़ा हो और बादी का, आप देखें, और बयानिया डाल दिया था। कातलाना हमला जो इन्होंने खुद करवाया, अब तो साबित हो गया ना। तो एंगल आयरन पे को मारेगा तो लगता तो फिर यही किस जगह पे हुआ मारने वाला, तो वजीराबाद में। हुकूमत किसकी थी? इन्हीं की थी। पुलिस किसकी थी? इनकी थी। मुकदमा दर्ज किसने नहीं किया? इनकी पुलिस ने नहीं किया। ये बिल्कुल एक ऐसा झूठ है, सफेद चिट्टा सफेद झूठ, व्हाइट लाइज जिसे कहते हैं, व्हाइट लाइज, कि खुद ही हमला कराया, खुद ही FIR दर्ज नहीं हुई, खुद ही बयानियां बना लिया कि मुझे मारना चाहते हैं, और वो हमला उधर, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलता। यानी अगर मैं अदालत आऊंगा रास्ते में मारा जाऊंगा, ये उनका मौका। अब ये टांग से अब निकले हैं बाहर में, टांग से निकला है। लेकिन ये कौन सा पलस्तर है जो 6 महीने से चढ़ा हुआ है? वो ठीक नहीं हो रहा। आपने भयानक कहा कि जी वो लैंडर उतर जाता है इतनी देर में, प्लस्तर नहीं उतर रहा। तो ये बिल्कुल चिट्टा सफेद झूठ बोल रहे हैं, और इनको, लेकिन इनके मानने वाले उस झूठ को भी हम चूम के तो मेहर बड़े मुकद्दस और राग की तरह कहीं रख देते हैं। बड़ी बात अपने आप को ये अहमियत जिताने के लिए इन्होंने ये बयानिया बनाया है कि मुझे मारना चाहते हैं। मेरा ये ख्याल है कि इनकी जो शोहरत है, इनकी जो अवामी पजीराई है, वो वैसी नहीं है जैसी ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जैसी ये दिखा रहे हैं। लेकिन इसके मद्दे मुकाबल जो हुक्मरान इत्तेहाद है, उसकी भी पजीराई जो है वो भी जीरो पे चली गई है, बल्कि जीरो से भी नीचे चली गई है। उन्होंने मईशत का जो हाल कर दिया है वो भी खौफनाक है। अच्छा पाशा साहब, आप मईशत की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा था अभी कि 3 दिन रोज पहले, अव्वल तो कल परसों उनका शुरू हुआ है 14वां नेशनल अवामी कांग्रेस चीन की, जिसमें दफाई बजट भी बढ़ाया। उसमें भी मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा बताएं नाजरीन को। और वहां पे मैं चीन के कौंसल जनरल को मिला, आज से कोई 3 रोज कबल 1-on-1 मेरी मुलाकात थी, बहुत सी बातें हुई। तो इसमें हमने शुक्रिया भी अदा किया जी कि आपकी तरफ से $700 मिलियन आए, मजीद भी आ गए थे, आगे $50 करोड़ भी आ गए, और उससे जाके कोई IMF में हमारी वो थोड़ी रैंकिंग बेहतर हो गई है, जिसके नतीजे में एग्रीमेंट होने वाला है। उन्होंने बातों बातों में मैंने कहा जी मैं ऑरेंज ट्रेन में भी सफर करता हूँ, ये आपका बड़ा तोहफा है, और सब्सिडी वो कह लेंगे जी चीन इंडिया सब ममालिक में मिलती है ऐसे पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स को। फिर उन्होंने कहा जी साहिवाल का जो कोल प्लांट है वो उसने बड़ी जॉब्स भी दी हैं पाकिस्तानियों को, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा जी एक अंदर की बात यह है कि दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें चीन की कंपनियों को आपकी तरफ से अदायगी नहीं हुई। अच्छा, ये एक बड़ा मालियाती तौर पे एक खसारे वाला फैक्टर है हमारा। ठीक है, मैं मायूस हो गया पाकिस्तानी होने के नाते। तो मैं क्या एक्सीलेंसी सर ये ऐसा तो नहीं कि ये प्रोजेक्ट बंद होने चाहिए, नो, हम समझते हैं ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कंटिन्यूटी रहेगी। तो ये मैंने कहा हौसला अफजा बात हम अपने देखिए। चीन के बारे में तो ये है कि हिमालय से ऊंचा है, उसने साबित ये तो मुझे बात मैं तो कह रहा हूँ साबित कर दिया। यानी उन्होंने
अमलन ये साबित कर दिया है सही बात। कि वो हमारे, और IMF में भी हमें कामयाबी एक उन्हीं के तवज्जुह से अब देखें हम ज्यादा मुमकिन हुई है। हमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, हाँ, FATF में इंडिया ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और उन्होंने मरवा देना था हमें। ठीक है, अगर तुर्की और चीन ना खड़े होते, वैसे तो अरब मुल्क भी हमारा साथ छोड़ गए थे, ये आपको पता है। सही बात। तुर्की और चीन ने हमें इन चीजों से बचाया, वरना हम FATF में ब्लैक लिस्ट होने लगे। तो अब हमें ये जो मौजूदा क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, इससे निकालने में जहां IMF का किरदार है, उससे बढ़ के बरादराना, मुरब्बियाना, मुशफिकाना किरदार जो है वो चीन का है। अच्छा, ये इनका बजट जो इन्होंने दफाई बजट बढ़ा रहे हैं वो क्या है? इन्होंने वैसे अपना एक शरह नमू जो है मुआशी, उसका हदफ भी कोई गालिबन 5% रखा है इन्होंने आने वाले ये जो साल है। देखें, अमेरिका ने, आपको पता है कि चीन की जो मैशत थी ये हीटअप हो चुकी थी, 8% से ऊपर चली गई थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, शरह नमू, इसको कहते हैं हीटअप होना। अच्छा, कि मतलब गर्म हो गई मैशत, यानी इस हद तक मैशत ऊपर चली गई। अमेरिका ने फिर जबरदस्ती कोशिश की, चीन पर दबाव डाला कि वो अपनी इस तरक्की को रोके। अच्छा, लेकिन चीन तो बाज नहीं आया, चीन अपने तौर पे लगा रहा। फिर चीनी मैशत पर अमेरिका ने हमला किया, या हो गया उसका कोविड का। उसके नतीजे में चीन, क्योंकि चीन से ये शुरू हुआ और चीन की मैशत इससे बहुत ज्यादा, क्योंकि फैलाव बहुत ज्यादा था। पाशा साहब, कतल कलामी की माफी, वहां लेकिन हलाकतें इतनी नहीं हुई, ये सही। लेकिन बड़ी है कि आपने इकोनॉमी की बात की है ना, मैंने कहा ये भी बात कर, लेकिन उनकी मैशत बुरी तरह मुतासिर, क्योंकि पूरी दुनिया में मैशत ज़वाल पजीर हो गई ना, तो उसका असर जो है वो जाहिर मैशत में भी हुआ, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब उन्होंने अपना जो नमू का हदफ है वो नीचे किया 5%। लेकिन उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि चीन ने अपने डिफेंस एक्सपेंसेस को 7% प्लस किया है, और ये बहुत ह्यूज बजट हो जाएगा। चीन की तरक्की का जो राज है, एक उनका जो पॉलिसी पिलर है, वो ये है कि नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी है। यानी हम नाज़रीन को बताएंगे उनकी अदम मुदाखलत की पॉलिसी, कि वो उनको चौधरी बनने का अमेरिका की तरह कोई शौक नहीं है, किसी के मुल्क में मामलात में अपनी टांग अड़ाने का कोई शौक नहीं है। सही बात। और उन्होंने लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखा हुआ है। लेकिन अमेरिका ने जब भी कोशिश की चीन का मिलिट्री मसल चेक करने की, तो उसमें चीन का जो जवाब था वो बड़ा मुंह तोड़ किस्म का जवाब था। आप 10-12 साल पहले देख लीजिए कि वो जो एक अमेरिकी स्पाई प्लेन जो है उसने चीन की एयर स्पेस की वायलेशन की थी, तो चीन ने उस त्यारे को फौरन गिरा के और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और फिर अमेरिका ने कहा कि ये अमेरिकन सॉइल में डिक्लेयर करता हूं, इसको छेड़ना नहीं। और फिर दुनिया ने देखा कि चीन ने ट्रकों पे डाल के उसके पुर्जे अमेरिका के हवाले किए। फिर इंडिया के जरिए छेड़खाने की कोशिश की। वो इंडिया प्रॉक्सी है ना उनकी, इंडिया मगरिब की, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर चीन को फंसाने की कोशिश की गई ताइवान पे, साउथ चाइना सी के मामले पर, उसमें भी चीन ने अपना मिलिट्री मसल दिखाया। फिर हमने देखा कि हांगकांग के अंदर भी वहां पे बहुत ज्यादा इंटरवेंशन की मगरिब की तरफ से। तो चाइना ने जब भी अमेरिका ने आजमाने की कोशिश की मिलिट्री मसल को, तो चीन ने ऐसा जवाब दिया कि जिससे चीन की जो मिलिट्री माइट है वो भी ऐसे ही खुल के सामने आई जैसे उनकी इकोनॉमिक वर्थ दुनिया के सामने थी। अब क्योंकि अभी तक चीन ने अपने आप को किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मिलिट्री एडवेंचर में नहीं आया, तो इसलिए अमेरिका को और मगरबी दुनिया को अभी तक ये खौफ है कि चीन पता नहीं क्या है। हाँ, ये है उनका, ठीक है। यानी चीन ने, ये उसकी परसेप्शन है। चीन ने मुआशी तौर पे तो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और चीन का जो इकोनॉमिक मसल है वो तो
बोर की सूरत में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, रोड BRI की सूरत में जी जी जी। दुनिया के सामने है कि वो इतना स्ट्रांग मसल है कि वो ले दे जा रहा है पूरी मगरबी दुनिया को, बिल्कुल, और अब चाइना को वो अमेरिका को टेक ओवर करने वाला है। बिल्कुल। लेकिन मिलिट्री मसल के बारे में अभी तक दुनिया को पता नहीं है, क्योंकि वो अनलीश नहीं हुआ। अच्छा जी, इसमें एक अच्छी बात जो मुझे कहने दें, अगर आप इजाजत दें, तो वो मैंने चीन के सफीर नोंग रोंग जो अभी गए हैं यहाँ से बीजिंग गए हैं, तो मैंने उनसे पूछा था ये बात सारी कि पाकिस्तान का और चीन के जो रिलेशंस हैं, दोस्ती का मेन स्टे क्या है, तो कहते हैं मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप गौर करें। मैं इस पे थोड़ा नाजरीन को बताएं कि इसका बात ये है कि हमने दिफा के ऊपर जो बहुत ज्यादा इन्हिसार था अमेरिका पे, उससे हम काफी हद तक निकल आए। आप देखिए अमेरिका ने जो और वेस्ट और हमें एक्सप्लॉइट किया अमेरिका, ठीक है, अमेरिका और वेस्ट ने जो तरक्की की है मुआशी तौर पे, उसकी बुनियादी वजह जो है वॉर इकोनॉमी, मिलिट्री इक्विपमेंट की सेल और ये वो है वॉर मशीन, वॉर इकोनॉमी। बिल्कुल। इसी तरह चाइना जो तरक्की कर रहा है, बज़ाहिर तो हमें नजर आता है कि वो बिल्कुल नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी है, लेकिन आप देख लीजिए कि दुनिया के 3 बर्रे आजमों में जहां जहां बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहुंचा है, हाँ, जहां पर मुआशी साहब 6 कॉरिडोर हैं, ठीक है, बैनुल बरे आज़मी, बहुत बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट है। और वहां चीन ने अपने मिलिट्री नेवल बेसिस भी बनाए हैं, लेकिन लो की में। अब आप देखें, ये जो कहा जा रहा है कि ग्वादर की पोर्ट, डीप सी पोर्ट हमने बनाई है और चीन ने उस पे वो किया है, तो आपको पता है कि ये नेवल बेस भी है। अच्छा जी, नेवल बेस भी, अच्छा नेवल बेस भी है। और वहां पर सिर्फ ये नहीं कि खाने पीने की चीजें आएंगी और ये तजारत होगी, डिफाई इक्विपमेंट भी, डिफाई मतलब वो हमारा, देखें हमारे पास एक बंदरगाह थी कराची की, जी 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 जी, हमने दूसरी बंदरगाह कौन सी बनाई है? हाँ, ये अब ग्वादर। कराची हमारा सिर्फ, और ये डीप सी पोर्ट है, डीप सी पोर्ट दुनिया के जो बड़े डीप सी पोर्ट है उनमें एक है, नेचुरल जो है वो उनमें एक है। हमारा मिलिट्री, हमारा जो नेवल दिफा है, बहरी दिफा है, वो कराची से था, तो वो अब हमारे पास एक दूसरा भी आ गया है, ग्वादर। तो इसलिए ग्वादर सिर्फ ये खाने पीने की चीजों की तिजारत नहीं है, ये एक मिलिट्री बेस भी है पाकिस्तान का। नाजरीन, मियां सैफुर रहमान और मुस्तफ़ा कमाल पाशा आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के लिए हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, हम दोबारा वापस आएंगे। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। अच्छा पाशा साहब, ये मुझे हमारे नेवी कमांडर भी मिले थे, आप भी गए हुए ग्वादर, मैं भी गया था, तो उन्होंने मुझे बताया था एक मरतबा, अब इस पे आप जरा रोशनी डालें क्योंकि आपकी स्टडी काफ़ी है, कि वो कहते थे कि हम यहाँ पे अगर चाहें कोई ऐसी स्टेज आ जाए तो हम नेवल ब्लॉकेड भी कर सकते हैं। कहते हैं अभी तक चूंकि दुनिया का इस खिते का इन्हिसार स्टेट ऑफ हॉर्मज और इन पे बहुत ज्यादा था, तो इससे हम स्ट्रेटेजिकली हमें एक एज मिल जाती है ओवर इंडिया एंड अदर कॉम्पिटिटर्स या जो भी है। इसको भी थोड़ा मैं चाह रहा था कि नाजरीन के लिए इलैबोरेट कर दें, फिर हम अगले किसी मौजूद पे आपने आबनाए हुर्मुज़ का जिक्र किया, तो मिडिल ईस्ट से जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है उसका 60% जो है वो हुर्मुज़ से गुजर के जाता है। सही बात। और हुर्मुज़ इतनी तंग रास्ता है, वो कहते हैं एक नेक की तरह, बॉटल नेक की तरह कि अगर उधर कोई भी मुल्क, ईरान, क्योंकि ईरान की वो आगे चाह बाहर भी, तो वो उसको चाहे तो बड़ी थोड़ी कुव्वत के साथ वो ब्लॉक कर सकता है। लेकिन अब हुर्मुज़ के मुकाबले पर ये जो ग्वादर है, इसकी मिलिट्री इंपॉर्टेंस भी है। और आपको पता है कि चीन ने इसको एक क्लास जी अपना प्रोजेक्ट के तौर पे डेवलप किया है। ये डीप सी फिशिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, डीप सी नेवल फोर्सेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। और वहां पर
आपके जो ऑयल के जो बड़े टैंकर्स हैं जो डीप सी पोर्ट चाहिए जिसके लिए जी, वो जो बहुत बड़े होते हैं और वो यहीं पे लंगर अंदाज होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, और इंटरनेशनल ये ट्रांजिट का भी बनेगा आप देखें अब इसको लिंक राहदारी भी बनेगी। चाबहार के साथ भी लिंक हो गया है हमारा। अच्छा, लिंक हो गया है ये चाबहार के साथ भी, इंडिया से ईरान कोलैबोरेशन के साथ चाबहार के साथ बड़ी अच्छी खबर दी आपने। और अब यानी तिजारत जो है, ये देखें, ये जो हमारे कुछ दोस्त ममालिक के साथ जो हमारे ताल्लुकात रिस्ट्रेन हुए थे, उसमें ये भी एक फैक्टर था कि जो वो समझते थे कि हमारा झुकाव इस तरफ है, और ये वो अरब और अजम का झगड़ा है, वो अभी तक रवायती तौर पे चल रहा है। तो खत्म नहीं हुआ अभी तक। इंडिया को ईरान ने चाबहार से छुट्टी करा दी है, ये तो बड़ी खबर है। ठीक है, और चाबहार को यानी अब चाबहार हमारा कॉम्पिटिटर नहीं रहा, बल्कि वो असल खबर ये है उसका हिस्सा बन गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, सी पैक का। ठीक है, अब वो हिस्सा बन गया है। तो अब ये सिस्टर पोस्ट बन गई है चाबहार, और यानी एक दूसरे को हम स्ट्रेंथन करेंगे। और ये जो गवादर को जिस तरह डेवलप किया गया है जी एक कैटेगरी की पोर्ट के तौर पर, हाँ जी, तो अब खिते में ये एक तजारती पोर्ट भी है, ये एक नेवल बेस भी है ये, और एक ये ऑयल का भी बहुत बड़ा और एक बहुत बड़ी राहदारी बन जिसकी हमें करोड़ों अरबों की बकायदा फीस आएगी यहाँ से। तो इस वाले से अच्छा पाशा साहब, मुझे वो चाइनीज कौंसल जनरल हिज एक्सीलेंसी जो चाओ शेरिन है, वो बता रहे थे कि एयरपोर्ट जो है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, स्टेट ऑफ द आर्ट गवादर का, मैंने तो आपको बताया। और वो तकरीबन वो कह रहे थे कि जून में, आने वाले जून में ऑलमोस्ट ऑपरेशनल होने की पोजीशन में आ जाएगा। हमने उसमें बाकायदा उसकी वो पायलट जो फ्लाइट्स वगैरह चला देंगे, सितंबर में वो फुली ऑपरेशनल हो जाएगा दिस ईयर जी। ये एक बहुत बड़ी खबर है और स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये तो मैंने आपको बताया कि ये जो पोर्ट को, गवादर पोर्ट को जो डेवलप किया है, आपने कहा ना कि उनका ये प्राइम प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द नंबर 1 प्रोजेक्ट उनमें आता है, उनमें ये आता है। और इसमें यानी गवादर को नेवल बेस के तौर पे भी, एयरपोर्ट के तौर पे भी, और फिशिंग के लिए, डीप फिशिंग के लिए भी, और ऑयल की जो और इसीलिए अगर हम कामयाब हो गए तो सऊदी अरब से हमें एक कमिटमेंट भी मिली थी शुरू में, अगर हम कामयाब हो गए उसको रिवाइव करने में, तो वहां बड़ी रिफाइनरी की भी बात। देखिए जी, खित्ते की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है जी, वो गवादर में लगाने का प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कमिटमेंट की शहबाज शरीफ से जी, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो लुटिया डुबो दी थी ना। हाँ जी, इमरान खान साहब ने तो नाराज कर दिया ना, जो हरकत फरमाई थी। और सुना उनके बारे में कुछ गलत रिमार्क्स भी दे दिए थे। किसने? इमरान खान ने प्रिंस के बारे में तो वो कहते हैं उन तक रिपोर्ट हो गए ना जी। देखिए बात ये बहादुरी की जरूरत से ज्यादा है ना। एक तरफ तो इमरान खान साहब प्रिंस की गाड़ी चला के हाँ, वो अपनी ताबेदारी का सबूत दे रहे थे, दूसरी तरफ उनका दिया हुआ तोहफा बेचकर मार्केट के अंदर, अंदाजा करें यानी कितनी घटिया हरकत है ये। आप अंदाजा करेंगे, ये मेरा ख्याल है कोई मॉरल्स का भी कोई इशू। और इमरान खान कह रहे थे इस केस में, ये तोशा खाने केस में, कि ये क्या छोटे छोटे केसों में मुझे फंसा रहे हैं। उनके नजदीक ये कोई, आपको पता है कि तोशा खाना केस जो है ये ओपन एंड शट केस है, ओपन एंड शट केस, जिसमें इमरान खान साहब के सबूत मीडिया पर इतने ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं। मेरा ख्याल इसमें अदालत भी क्या फैसला करेगी, बेनिफिट ऑफ डाउट कैसे देगी उन्हें? देखिए बात ये है, नहीं अगर शक का फायदा दे तो क्या देगी? कुछ भी नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई। इसमें ये तय हो गया है कि इमरान खान साहब बददयानत, बद इखलाक तो वो पहले ही साबित हो, बेसादक बेअमीन क्या कहेंगे, सादक तो है ही नहीं ना, वो साबित हो गया है। और अब वो कहते हैं ये तो कोई केस ही नहीं है उनके नजदीक, तो ये चोरी करना, झूठ बोलना, जैसे बंदा से कहना वैसे ये है। कॉन्फिडेंस बहुत है उनमें वैसे। देखिए जब आदमी बेशर्म हो जाता है, अच्छा बेशर्मी है ना, अच्छा, यानी ये भी एक उनका एक ट्रेट है कि झूठ बोलो, गिट्टे जोड़ के बोलो। अच्छा, और अब वो देखे ना उनकी ये बेईमानी, बददयानती इस हद तक साबित हो गई है कि अब बाबा रहमते ये कहने पर मजबूर है कि मैंने उनको मुकम्मल नहीं कहा था, मैंने 5 में से 3 पॉइंट उन्हें दिए थे, तो बाकी 2 जो थे, और वो भी वो कहते हैं चूंकि सामने आए इस तरह के पॉइंट, तो मुझे फिर कहने पे मजबूर हो गया कि ये हैं। गालिबन हो सकता है किसी स्टेज पे कह देंगे जी वो तो मैंने वैसे ही
इन स्पर ऑफ ए यानी मोमेंट आप इससे अंदाजा लगाए ना कि अब बाबर अहमद को अपने किए हुए फैसले पर पीछे हट रहे हैं। शर्मिंदगी महसूस होनी शुरू हो गई अच्छा है। पाशा साहब, कतर में जो गए हैं शहबाज शरीफ, चूंकि बड़े अनथक आदमी है, आपने भी उनके साथ काम किया, मैंने भी, ये उनके एक खूबी है। देखिए अल्लाह ताला की जात मेहनत को हमेशा समर देती है, फल देती है। वो ठीक है, उनको टाइम कम मिले, मैंडेट ना मिले, आगे क्या होता है क्या नहीं, वो तो एक अलग इशू है, लेकिन मेहनत, अब वो वहां गए हैं, उन्होंने जाते ही सरमायाकारों से भी मुलाकातें की हैं, पाकिस्तान की यानी साइड लाइन पे वो काम शुरू कर दिया, और किसी हद तक वो अमीर कतर से ये भी एक एश्योरेंस लेने में कामयाब हो गए हैं कि वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेंगे। तो ये आप कैसे व्यू कर रहे हैं इस दौरे? देखें मियां शहबाज शरीफ साहब, यानी असल हम उनकी जात की तारीफ नहीं कर रहे, हम उनके काम का एक जायजा पेश कर रहे हैं। असल में ये है कि उनकी लोग समझेंगे हम शायद को प्रो शहबाज हैं या प्रो फलां हैं, ये नहीं बात। देखें हमने तो एनालिसिस देना है। शहबाज शरीफ साहब 11 महीनों के अंदर उनकी हुकूमत बुरी तरह पिट चुकी है, नो डाउट। आवाम को किसी किस्म का रिलीफ देने में वो नाकाम रहे हैं बुरी तरह से, रिलीफ का शायबा ही नहीं है, और पार्टी का उन्होंने भट्ठा बिठा दिया है। सही बात है, अवामी परसेप्शन का। सही बात। इमरान खान की जो पब्लिक परसेप्शन है वो अगर जीरो नहीं हुई तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि शहबाज शरीफ साहब अवाम को किसी किस्म का रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम, और उनकी परसेप्शन अच्छी होगी। हैविंग सेड दैट, इमरान खान की अच्छी होगी, इमरान खान की अच्छी होगी। हैविंग सेड दैट अबाउट शहबाज शरीफ साहब, असल तारीफ वो है जो दुश्मन करे। इमरान खान साहब ने उनके बारे में एक स्टेटमेंट दी है, वो क्या है? इंटरनेशनल मंगते की। अच्छा, उसका मफहूम ये है, वो तो आप कह रहे हैं ना, परवेज लाई ने दी, परवेज लाई ने भी दी, लेकिन इन्होंने भी दी। तो उन्होंने कहा कि इतने मासूम है, ये इस तरह मांगते हैं जाकर। तो मैं ये समझता हूं कि ये ट्रेड जो है शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क के लिए मांगना को बुराई, और वाकई जब हम मांगते हैं ना, जब हम है ही परेशान हाल, तो क्या करें? हम इंटरनेशनल मांगते हैं। पाकिस्तान की जो मईशत में 126 अरब डॉलर का बैन अवी कर्जा है, और पाकिस्तान की मईशत का अब 100% इन्हिसार मांगे पिल्ले पर है। मांग पिल के जो हम ले आएंगे उसी वजह से हम डिफॉल्ट से बच जाएंगे, और इस काम बच रहे हैं। और इस काम में शहबाज शरीफ साहब को यदे तूला हासिल है कि शहबाज शरीफ साहब इतने प्यारे अंदाज में मांगते हैं कि जो दूसरा है वो मजबूर हो जाता है। और हमने देखा है, इसे कहते हैं बंदा पसमाल है। देखिए आप सऊदी अरब ये कहना सऊदी अरब में जब गए तो वहां से वादा लेकर आए किस चीज का, कि सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो है ये कायम होगी ग्वादर में। कतर के पास गए। पाशा साहब, बातें बहुत उम्दा हो रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आपके साथ कोई ऐसी 10 नशिस्तें करेंगे तो फिर जाके कुछ चैन आएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने माशाल्लाह ये सारी बातें सुनी, हौसला अफजा बातें भी हैं। अफसोस जरूर है कि आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा, लेकिन हुकूमत वक्त, और जैसा पाशा साहब ने भी फरमाया कि उनके दुश्मन हरीफ भी इमरान खान वगैरह कहते हैं, शहबाज शरीफ के हरीफ, कि जी वो मांगते बड़े अच्छे हैं और मुल्क को कौम के लिए कहीं ना कहीं से कुछ मांग के ले आते हैं। IMF का मुआहदा भी इंशाल्लाह अंग्रेजी में कहते हैं ऑन दी एनवल है, यानी हुआ चाहता है। तो अल्लाह के हुक्म से इसमें चीन ने भी हमारा बड़ा साथ दिया है, और तुर्की और ईरान के साथ भी जो हमारे इकोनॉमिक टाइज हैं, जैसा कि अभी बताया गया कि चाबहार अब हमारा कॉम्पेटिटर नहीं रहा, और गवादर जो है वो चीन का प्राइम प्रोजेक्ट है, यानी उनके जो टॉप मोस्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक है। इसके साथ ही आप मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के